हाँ जी दोस्तों, अब हम अमलगमेशन ऑफ कंपनी के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने डिस्कस कर ली है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दी कि सर अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स प्रोवाइड करे हैं, जितने भी चैप्टर्स का ICM मॉड्यूल बैच प्रोवाइड किया है, उसको एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। तो वहाँ जाके आप जो है अगर कोई अदर चैप्टर भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं आपके पास में। और ये 4 इलस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कर रखे हैं, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड है। तो उसमें से भी कहीं कोई दिक्कत है तो वो आप देख सकते हैं आपके प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेसिकली। चलिए, तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहाँ है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 लास्ट में डिस्कस किया था हमने बेसिकली। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए। कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके पास में यहाँ पे वाई लिमिटेड करके है कोई कंपनी जो कि एक्वायर कर लेती है किस बिजनेस को? बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। अच्छा, तो वाई लिमिटेड एक्वायर कर लेती है, ठीक है। तो ये मर्जर नहीं है, एक्वायर है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च को आपके पास में 2001 और बैलेंस शीट की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और उसके नीचे नोट्स टू द अकाउंट। इसके नीचे क्या कहता है? कहता है वाई लिमिटेड वॉज टू टेक ओवर ऑल दी असेट एक्सेप्ट केस। अच्छा, तो सारी असेट, जितनी भी असेट्स आपको दिख रही है बेसिकली, ठीक है, बैलेंस शीट में सारी की सारी असेट को वाई लिमिटेड ने क्या कर लिया सर? टेक ओवर कर लिया। लेकिन कहता है केस को नहीं किया। तो केस आपके पास में टेक ओवर नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और कहता है कि लाइबिलिटीज़ भी सारी की सारी आपके पास में टेक ओवर हुई है, लेकिन कहता है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। और ड्यू है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है आपके पास में। तो कहता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो डिबेंचर का है वो टेक ओवर नहीं किया है हमने, और केस हमने जो है टेक ओवर नहीं किया। हमने का मतलब है वाई लिमिटेड ने। तो वाई लिमिटेड ने 2 चीज़ें टेक ओवर नहीं करी, बाकी सारी चीज़ें टेक ओवर हो चुकी है, ठीक है। और कहता है कि फॉलोइंग कुछ यहाँ पे चीज़ें कही है जो पेमेंट की बात करते हैं। कहते हैं आपके पास में कि 2 लाख रुपीज़ आपके पास में 7% डिबेंचर्स जो 100 रुपीज़ ईच वाले है इन वाई लिमिटेड। कहता है फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर इन जेड लिमिटेड। मतलब कि आपके पास में जो जेड लिमिटेड के आपके पास में जो डिबेंचर्स है उसके बदले हमने डिबेंचर्स प्रोवाइड करे हैं। और कहता है कि फॉर द पर्पज़ आपके पास में जो ये डिबेंचर है, ये डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड, वो कंसीडर किए जाएंगे 105 के हिसाब से। वैसे 100 रुपये वाले हैं, लेकिन वो फेस वैल्यू है आपके पास में। लेकिन यहाँ पे हम डिबेंचर के बदले दूसरे डिबेंचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो वाई लिमिटेड डिबेंचर प्रोवाइड कर रहा है उसके डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है सर? 105 के हिसाब से। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास में इन जेड लिमिटेड 10 रुपये के हिसाब से केस पे किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 10 रुपये केस में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड आपके पास में तो केस तो प्रोवाइड करना ही करना है, साथ में और भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। क्या कह रहा है? कहता है कि प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर भी प्रोवाइड करेंगे। 1 प्रेफरेंस शेयर के बदले 1 प्रेफरेंस शेयर आपके पास में। अच्छा, तो केस तो एक्स्ट्रा पे हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर का जितना पेमेंट है वो तो पेमेंट करना ही है, वो भी 100 रुपये वाले। तो आई थिंक यहाँ पे भी 100 रुपये वाले ही होंगे आपके पास में। अभी जो प्रेफरेंस शेयर होंगे ये भी 100 रुपये वाले। तो कहता है कि कितना अमाउंट है? 4 लाख। तो देखिए 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर के बदले 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर मिलने ही मिलने हैं। एक्स्ट्रा आपको केस भी मिलेगा। कितना? कहता है कि सर 20 रुपये ना, नहीं 10 रुपये, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक्स्ट्रा केस भी मिलेगा। तो कहते हैं कि ये चीज़ आपके पास में तो 2 चीज़ मिलने वाली है। प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर तो उतनी वैल्यू के मिलने ही मिलने हैं। 4 लाख के बदले 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर मिलने ही मिलने हैं, प्लस कैश भी मिलेगा आपको। पर प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये कैश, ठीक है। इसके बाद कहता है इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है। ईच इक्विटी शेयर्स इन जेड लिमिटेड, कहता है 20 रुपये आपको केस भी मिलेंगे, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर की तरह ही बात कर रहा है। और कहता है कि एक एक इक्विटी शेयर भी प्रोवाइड करेंगे, एक इक्विटी शेयर के बदले एक इक्विटी शेयर। और यहाँ पे कहता है कि वैसे तो इसकी 100 रुपये की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे कंसिडर आपको 140 करना है, ठीक है। ऊपर प्रेफरेंस शेयर में तो 100 रुपये ही करने के लिए कहा था, यहाँ पे तो 140 दे रखा है। तो अगर जो 140 है तो सीधी सी बात है वाई लिमिटेड 140 में ही देगा। 100 रुपये में अपना नुकसान क्यों करेगा? सीधी सी बात है, ठीक है। तो 140 में इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद कहता है कि सर एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आपके पास में जो रियम्बर्स करना है बाय वाई लिमिटेड, कहता है एक्सटेंड ऑफ 10,000, ठीक है सर।
लेकिन कहता है एक्चुअल में ऐसा है कि सर 12,500 का एक्सपेंस है। क्या कहना चाहता है इससे? कहते हैं कि सर आपके पास में ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंस हुआ है वो एक्चुअली 12,500 का हुआ है, लेकिन उसमें से 10,000 जो है वो रियम्बर्स किसने कर दिया सर? वाई लिमिटेड ने कर दिया है। ठीक है, तो यही चीज़ है आपके पास में, ये लास्ट में एंट्री आपके पास में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है अगर एंट्री पूछिए। कहता है वाई लिमिटेड वैल्यू करता है लैंड एंड बिल्डिंग को 5,50,000 पे, और मशीनरी को 6,50,000, और पेटेंट जो है वो आपके पास में 20,000 पे। ठीक है, फोर्थ दिया आपके पास में पर्पज़ ऑफ अमलगमेशन। अच्छा, पूछा क्या है ये तो कहीं पता है नहीं आपके पास में। लिखना भूल गए हैं शायद, इन लोगों ने कैसे सॉल्यूशन बनाए। ओके, जर्नल एंट्री पूछिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये लिख लेना, क्वेश्चन में आपके पास में जर्नल एंट्री पूछिए वेंडर कंपनी की बुक्स में। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आपको बस लिखनी है, लेकिन ध्यान रहे वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी मतलब कि जो आपके पास में ओल्ड कंपनी है, क्या नाम है? जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड की बुक्स में आपके पास में क्या करना है सर? जर्नल एंट्री पास करनी है, बस ये आपके पास में क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास में। अब वेंडर कंपनी है तो सीधी सी बात है जो कंपनी बंद होने वाली है वही वेंडर कंपनी है, सीधी सी बात है। और जो कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रिएट करते हैं, उसकी ही जर्नल एंट्री करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे सर? जर्नल एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास में ओपन करेंगे। ठीक है, असेट और लाइबिलिटी के लिए दो एंट्री तो वही बन जाएगी, असेट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट और लाइबिलिटी के लिए। सबसे पहले असेट की बात करें तो कहते हैं कि सर आपके पास में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट आपके पास में, और असेट जितनी भी होती है सारी की सारी रियलाइजेशन में चली जाती है, सीधी सी बात है। तो कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, आपके पास में जितनी भी असेट होगी असेट का टोटल रियलाइजेशन में चला जाएगा। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जल्दी से सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू असेट जितनी भी असेट है आपके पास में, बताइए कितनी कितनी असेट है। तो कहता है कि सर बैलेंस शीट में अगर देखें असेट साइड तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 4 में है, और इनटेंजिबल नोट नंबर 5 में। ठीक है, इसे तो बाद में देख लेते हैं, सबसे पहले तो बाकी की असेट ही देख लेते हैं। कहते हैं इन्वेंट्रीज आपके पास में कितनी है? 150, तो सबसे पहले इन्वेंट्री ही लिख देते हैं। कहते हैं कि सर इन्वेंट्रीज आपके पास में 1,50,000। ठीक है जी, इन्वेंट्री 1,50। इसके बाद कहता है कि सर आपके पास में क्या है सर? ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल लिख देते हैं 180। तो कहता है ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 आपके पास में। केस तो आपके पास में लिखा जा सकता है, लेकिन केस टेक ओवर नहीं किया है ऐसा क्लियरली इसने बोल रखा है, तो केस नहीं आएगा। वैसे आ जाता, लेकिन इसने कहा है कि सर टेक ओवर हुआ ही नहीं है आपके पास में, तो हुआ ही नहीं है तो नहीं लिख सकते, सीधी सी बात है। टेक ओवर नहीं हुआ है तो वो चीज़ आपके पास में नहीं आएगी। इसके बाद और क्या, नोट्स टू द अकाउंट में अब दो चीज़ें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में देख लेते हैं। कहते हैं कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपके पास में दो चीज़ें, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी आपके पास में कितनी वैल्यू है? आपके पास में 4 लाख एंड 6 लाख आपके पास में। ठीक है, और गुडविल और पेटेंट है आपके पास में। गुडविल लिख दीजिए 2,40,000 आपके पास, और पेटेंट आपके पास में कितना है? पेटेंट 50,000 है, एज इट इज़ लिख देंगे। सर यहाँ पे अभी अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि सर यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन हुआ है। कहता है कि सर वाई लिमिटेड ने वैल्यू किया है वो लैंड एंड बिल्डिंग की कुछ और अमाउंट है, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। आंसर इज नो। वेंडर कंपनी की बुक्स में यहाँ पे जर्नल एंट्री कर रहा है बेसिकली, और वेंडर कंपनी की बुक्स में जब रियलाइजेशन अकाउंट होता है तो वो बुक वैल्यू पे होता है, वो आपके पास में रीवैल्यूएशन आप करते हैं और वो जो अमाउंट निकालते हैं उस अमाउंट पे नहीं होता, मतलब कि टेकन ओवर अमाउंट पे नहीं होता है, बुक वैल्यू पे होता है। ठीक है, ये टेक ऑन ओवर अमाउंट जो है वो कब कंसिडर करते हैं? वो जब हम आपके पास में जब हम परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे कंसिडर होता है। यहाँ पे आपके पास में बुक वैल्यू पे कंसिडर करना है। ठीक है जी, चलिए जैसे आपके पास में ये टोटल कर लेंगे, आपको रियलाइजेशन अकाउंट में कितना अमाउंट आपके पास में जाएगा ये पता चल जाएगा, टोटल ऑफ असेट। ठीक है, तो ये जितनी भी असेट है उसका टोटल करेंगे, 16,20,000 रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। साथ ही साथ लाइबिलिटी की भी एंट्री कर देंगे। कहते हैं कि सर आपके पास में लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितनी भी लाइबिलिटी है सारी की सारी चली जाएगी।
तो कहते हैं कि सर लाइबिलिटी में बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। कहते हैं लाइबिलिटी में ध्यान रहे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं जाता, उसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी चली जाएगी आपके पास में। और रिजर्व में थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिजर्व में नॉर्मली तो नहीं जाता, लेकिन अगर कोई स्टेट्यूटरी रिजर्व है, ठीक है, तो वो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो कहते हैं कि सर लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, और आपके पास में लाइबिलिटी का सारा टोटल लगा देंगे। कहते हैं कि लाइबिलिटी में चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिबेंचर्स के लिए होगा, सीधी सी बात है। थर्ड पॉइंट आपके पास में कौन सा है सर? डिबेंचर्स है, तो लिख दीजिए डिबेंचर कितने हैं, 2 लाख। बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखने वाली बात है। तो बुक में जो वैल्यू है वही वैल्यू पे आपके पास में आएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सर नेक्स्ट आपके पास में कौन सा है? ट्रेड पेबल आपके पास में 1,20,000, ठीक है सर। ट्रेड पेबल आपके पास में 1,20,000, ठीक है। और कहता है कि सर अदर करंट लाइबिलिटी, वो इंटरेस्ट पेबल है। इंटरेस्ट पेबल बेसिकली आएगा नहीं, लेकिन आप अगर शॉर्टकट यूज़ करना चाहे तो इंटरेस्ट पेबल यहाँ पे डाल सकते हैं, डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके सेम रहते हैं। अगर ऐसा माने कि सर वो टेक ओन ओवर हुआ ही नहीं है और यहाँ पे नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे ही इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट, इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, अल्टीमेटली वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाना है, चाहे वो टेकन ओवर हुआ है या फिर नहीं। देखिए सीधा सा मतलब है, अगर टेकन ओवर हुआ है तो यहाँ पे ही लिख देंगे, नहीं हुआ है तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि सर लास्ट में जाके फिर उसको केस पेमेंट करना है, तो अल्टीमेटली एंट्रीज तो यही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहे ना लिखना चाहे, अल्टीमेटली तो एंट्री तो वही बननी है, ठीक है। तो अभी ऐसा ही रहने देते जैसे मॉड्यूल में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलते इंटरेस्ट आपके पास में टेकन ओवर हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं ले रहे, ठीक है जी। अब देखिए और क्या चीज़ है, कहता है रिजर्व एंड सरप्लस में एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कोई स्टेट्यूटरी रिजर्व है आपके पास में। कहता है कि कैपिटल रिजर्व, आंसर इज नो। प्रॉफिट एंड लॉस, आंसर इज नो। लेकिन सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक रिजर्व आपके पास में देख रहा है, कहता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्सपेंस, सॉरी रिजर्व आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कहता है वैसे इसकी लाइबिलिटी जो है वो 5,000 की है, आपने बना रखा 8,000 का है, तो रियल आपके पास में ये रिजर्व कितने का है? 5,000 का। तो कहता है ये भी आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो वर्कमैन आपके पास में कंपनसेशन रिजर्व 5,000, 8 का नहीं है 5 का है। इसने क्लियरली बोल रखा है कि लाइबिलिटी तो 5 की बन रही है, 8 का बना रखा है। तो लेंगे कौन सा? जो स्टेट्यूटरी रिजर्व का पार्ट है, बाकी का तो जनरल रिजर्व माना जाएगा सर। 8 में से 5 आपके पास में स्पेसिफिक है, ठीक है, लेकिन आपके पास में बाकी का सर जनरल माना जाएगा, और जनरल तो यहाँ पे लेना नहीं। मैंने क्या कहा सर, स्टेट्यूटरी आपके पास में कोई स्पेसिफिक रिजर्व आपके बना रखा है तो वो लेना है, तो उसका अमाउंट तो 5,000 है, तो वही लेंगे आपके पास में, ठीक है। वो टोटल कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। साथ ही साथ आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाते चलना है, वर्किंग नोट में जाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बना रखना है। यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया है, तो ये देखते हैं, कहता है कि सर रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। सन्ड्री असेट आपके पास में लिख देंगे, और क्रेडिट साइड आपके पास में लाइबिलिटी चली जाएगी, ठीक है। सेम अमाउंट पे 16,20,000 और 3,25,000, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। अब जैसे ही रियलाइजेशन का काम ख़त्म हो जाता है आपके पास में, रियलाइजेशन का काम ख़त्म हो गया, अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेन चीज़ें नहीं है, मेन चीज़ है रियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या करने का, सीधा सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट ने आपने अमाउंट तो बता दिया कितना कितना है, अब ड्यू कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ड्यू कर लेते हैं आपके पास में। तो कहते हैं कि सर अब ड्यू की एंट्री कर दीजिए, रियलाइजेशन के लिए ड्यू की एंट्री कर देंगे। कहता है कि सर ड्यू कैसे होगा, सीधी सी बात है, जो आपके पास में परचेजिंग कंपनी है वो डेबिट और टू रियलाइजेशन, और फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो कहते हैं ड्यू एंट्री, कहता है परचेजिंग कंपनी क्या नाम है, वैंड आपके पास में वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन, सेम अमाउंट पे आपके पास में कितना है, आपके पास में रियलाइजेशन कितने में किया, रियलाइजेशन के लिए परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट नहीं किया ना, कर लेते हैं। सर परचेज कंसिडरेशन के लिए कौन सी मेथड होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे नेट पेमेंट मेथड होगी, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया और इक्विटी को कितना पेमेंट किया, दोनों हमें अमाउंट में पता है, अभी लिख देते, ठीक है। तो कहते हैं कि सर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली रियलाइजेशन बनेगा कितने का। तो कहते हैं कि आपके पास में
ड्यू अमाउंट कितना करना है उसके लिए परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऊपर ही दे रखा है, हम वर्किंग नोट में कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट में आपके पास में ये बना लेंगे परचेस कंसिडरेशन। और बनाने के लिए क्या ही आपके पास में कहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10-10 रुपये पेमेंट करना है कैश, और 4 लाख के बदले 4 लाख दिए। तो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4 लाख के बदले 4 लाख नए प्रेफरेंस शेयर तो दिए ही है, कहते हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं कैश में, ठीक है। तो कहते हैं कि सर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होंगे कितने, 4 लाख डिवाइड बाई 100, 4 लाख डिवाइड बाई 100 आपके पास में नंबर ऑफ 4,000 आपके पास में प्रेफरेंस शेयर है, हर एक को 10 रुपये केस में दिए। तो इंटू 10 कर देंगे, केस का अमाउंट मिल जाएगा 40,000। तो कहता है 40,000 केस में, और जो आपके पास में 4 लाख है वो प्रेफरेंस शेयर, तो टोटल आपके पास में 4,40,000 हो जाता है। उसी तरीके से इक्विटी में भी सेम चीज़ें कह रहा था, कहते हैं 10 रुपये तो केस में पे किया है, सॉरी 20 रुपये तो केस में पे किया आपके पास में। तो बताइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है कितने, कहते हैं 8 लाख के टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपये वाले शेयर से। तो 8 लाख डिवाइड बाई 100, तो आपके पास में 8,000 इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं। हर एक शेयर्स को हमने 20 रुपये केस में दिया है, तो इंटू 20 कर देंगे, तो आपके पास में 1,60,000 आ जाएगा, केस में पेमेंट किया है। कहते हैं साथ ही साथ हमने इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कर दिया। इक्विटी शेयर्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि 140 के हिसाब से प्रोवाइड किया, ठीक है। वैसे 100 रुपये का शेयर है, लेकिन मार्केट प्राइस के हिसाब से हमने दिया है। तो बताइए सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 8,000 इक्विटी शेयर्स है। 8,000 के बदले हमने इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कर दिए 8,000 शेयर्स। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि वो 8,000 100 रुपये वाले थे, हमने जो प्रोवाइड किए वो 140 वाले हैं। तो 8,000 इंटू 140 आपके पास में 8,000 इंटू 140, तो 11,20,000 आपके पास में आ जाएगा। और टोटल आपके पास में अमाउंट आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन 17,20,000, जो हमारे पास में यहाँ पे ड्यू हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास में यहाँ पे ड्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे सर, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कैसे करना है, वही आपके पास में वही लिखा, वही तो पेमेंट है सर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। तो कैसा है, टोटल केस कितना पेमेंट किया, सीधी सी बात है, देखिए 40,000 तो प्रेफरेंस शेयर का और 1,60,000 इक्विटी का, टोटल 2 लाख कैश में पेमेंट किया है, ठीक है। तो पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं बेसिकली, तो 2 लाख आपने कैश में पेमेंट किया। फिर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड कर दिया, 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी आपके पास में 11,20,000, ठीक है। तो टोटल वाई लिमिटेड के पास में यहाँ पे इतना पेमेंट बन जाता है 17,20,000, ठीक है, जो पेमेंट आपको मिल जाएगा। क्या चीज़ें क्लियर है, वाई लिमिटेड हमें इतना पेमेंट कर देता है। तो सबसे पहले ड्यू हुआ रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, और उसके बाद पेमेंट हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में 17,20,000 की एंट्री कर देंगे आपके पास में, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, बाई वाई लिमिटेड आपके पास में 17,20,000। तो ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे ही ये ड्यू हो जाता है और पे हो जाता है, बस रियलाइजेशन का वैसे नॉर्मल काम ख़त्म हो जाता है। अब देखना ये है कि सर ऐसे कौन कौन से आपके पास में जो लाइबिलिटी है जो टेकन ओवर नहीं हुई उसे केस में पेमेंट कर दो, ठीक है। जो टेकन ओवर नहीं हुई वो केस में पेमेंट, एक ही ऐसी थी सर, कहते हैं कि आपके पास में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आपके पास में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वैसे है कितने का, अमाउंट डायरेक्टली गिवन था आपके पास में, कहीं पे तो रीड किया था आपके पास, ये रहा, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है कि 12,000 आपके पास में है जो टेकन ओवर नहीं हुआ था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपके पास में, और ये आपके पास में पेएबल है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है। तो उसकी एंट्री कर देंगे सर। क्या एंट्री बन जाएगी, कहते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एक काम करेंगे, डिबेंचर होल्डर की जगह शॉर्ट में ही काम कर देंगे। कहता है कि सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में रियलाइजेशन में ही डाल देंगे डायरेक्टली, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास में, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर देंगे बेसिकली। तो ड्यू की एंट्री कर दी, अब पेमेंट की एंट्री कर देंगे, पेमेंट आपके पास में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में कैश, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की एंट्री हो जाती है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपके पास में हो जाएगा बेसिकली, कहते हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास में बेसिकली 12,000 के हिसाब से ड्यू हो गया। अब इसका पेमेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो टेकन ओवर नहीं हुआ उसे केस में पेमेंट करना पड़ता है। तो कहता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू कैश आपके पास में 12,000। अब क्या करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री कर देंगे बेसिकली, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड आपके पास में क्या करना है सर, 12,000 से एंट्री करना है। अल्टीमेटली आप कहते हैं ना सर फिट टू हो जाएगा, लेकिन एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे 12,000 आमने सामने ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एंट्री करनी पड़ेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से 12,000 और डेबिट साइड कैश के नाम से 12,000 लिख देंगे, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में इसी तरीके से प्रिपेयर करिए, ये आपके पास में बेहतर तरीका होगा। कहते हैं आपके पास में बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, आप चाहे तो सनरी लाइबिलिटी में ही डायरेक्ट वो ऐड कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ये कहता है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आपके पास में 12,000, ठीक है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 12,000 और यहाँ पे टू कैश करके आप लिख दीजिए, कहीं पे जगह हो जाए तो यहाँ पे लिख देते हैं सर टू कैश आपके पास में, ठीक है। और इसका अमाउंट जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 12,000 आपके पास में, ठीक है जी। तो ये हमने डाल दिया है, ये आपके पास में हाईलाइट भी कर देते कि ये हमने देख लिया। इंटरेस्ट आपके पास में आउटस्टैंडिंग जो है ऑन डिबेंचर 12,000 के हिसाब से, और आपके पास में केस पेमेंट हो गया 12,000 के हिसाब से, और ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब क्या चीज़ बची, अब सीधी सी बात है प्रेफरेंस शेयर की बात कर लेते हैं, काम ख़त्म हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर को जो सेटल किया है उसकी जनरल एंट्री कर देते और काम ख़त्म। प्रेफरेंस शेयर की सेटलमेंट की एंट्री क्या कहाँ करी है इन लोगों ने, कहते हैं ये तो चलो ठीक है, आपके पास में प्रेफरेंस शेयर की कहाँ एंट्री हुई है, ये रही। कहते हैं कि सीधी सी बात है सर, कैपिटल तो वैसे 4 लाख का था प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है, उसके बदले प्रेफरेंस शेयर ही दी है हमने। हाँ जी सर ये तो पता है, और वो भी आपके पास में 4,40,000 के, आपको पता है अभी अभी हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया। कहते हैं कि सर बैलेंस शीट में आप देखें तो प्रेफरेंस शेयर कितने का दिख रहा है, 4 लाख का। बैलेंस शीट में अगर देखें तो प्रेफरेंस शेयर 4 का दिख रहा है, उसके बदले पेमेंट कितना का कर रहे हो सर। अल्टीमेटली आपके पास में जा कितना रहा है, 4,40,000। 40,000 जो एक्स्ट्रा आपने पे कर दिया केस का, ठीक है, वो भी तो रियलाइजेशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो डिफरेंस बच गया, जो ज़्यादा पेमेंट किया आपने, कहाँ जाएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कहते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट जो डिफरेंस जो है वो रियलाइजेशन में चला जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि सबसे पहले कैपिटल और आपने जो पेमेंट किया वो लिखिए, और जहाँ कहीं भी डिफरेंस आ रहा है रियलाइजेशन में चला जाएगा। तो रियलाइजेशन इस बार डेबिट साइड आ रहा है, तो डेबिट साइड में आपके पास में 40 का जो डिफरेंस आ रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के हिसाब से होल्ड 40,000, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास में क्लियर, प्रेफरेंस शेयर का यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में ख़त्म हो जाता है। बस अब इसका पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री कर दो, क्या पेमेंट किया है भाई, इसके बदले प्रेफरेंस शेयर और कैश प्रोवाइड किए, तो बस वही लिखना है, होल्डर डेबिट टू आपके पास में कैश और प्रेफरेंस शेयर। ये तो सिंपल सी बात है, पेमेंट की एंट्री है, ठीक है। पहले ड्यू की एंट्री कर दी और उसके बाद अब पेमेंट की एंट्री कर देंगे, आपके पास में वही चीज़ है। तो प्रेफरेंस शेयर का अल्टीमेटली काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, अल्टीमेटली काम ख़त्म हो जाता है। बस अब यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है। अब देखिए बचा कुचा कोई आपने जो एक्सपेंस है जो बियर किया हो वो चीज़ लिख दीजिए, और दूसरा लास्ट में बस इक्विटी का सेटलमेंट कर दीजिए, जनरल एंट्री खत्म हो जाती है आपके पास में, जनरल एंट्री खत्म हो जाती है। क्या कोई एक्सपेंस की बात हुई थी, कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंस, कहता है हाँ जी लिक्विडेशन एक्सपेंस था। कहते हैं कि वैसे तो 10,000 रीएम्बर्स किए वाई लिमिटेड ने, लेकिन खर्चा तो 12,500 का हुआ है, सीधी सी बात है 12,500 का खर्चा हुआ है। तो कहते हैं कि सर सीधी सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है आपके पास में, समझिए कि सबसे पहले तो केस गया आपके पास में, कितना गया सर, एक्सपेंस के नाम से 12,500 पूरा गया, लेकिन उसके बदले 10,000 तो हमें वाई लिमिटेड से मिल चुके आपके पास में, ठीक है। तो कहते हैं कि सर या तो आप यहाँ पे इन लोगों ने एंट्री कैसे करी उस तरीके से देख लेते एक बार के लिए। हाँ ये भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये पूरी एंट्री लिखिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आप ना लिखें और कह सकते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,500, टोटल तो 12,500 के नाम से केस गया, ठीक है। और बस जैसे ही 12,500 हमने पे करे, वाई लिमिटेड ने हमें 10,000 दे दिया, तो कहता है वो आपके पास में 10,000 मिल चुका। तो टोटल एंट्री क्या बन गई, कहता है कि सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में 12,500, ठीक है, टू कैश आपके पास में 12,500 के नाम से,
और कहता है कि जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको मिल भी गया, कहता है कैश अकाउंट डेबिट टू आपके पास में वाई लिमिटेड 10,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे रियलाइजेशन ही लिखना है। ठीक है, वाई लिमिटेड से जो मिला रियलाइजेशन, फ़ायदा या फिर नुकसान जो भी आपके पास में होता है मिला है, तो सीधी सी बात है रियलाइजेशन अकाउंट में आपके पास में क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो कहता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर एंट्री ऐसे करना चाहते हो तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपके पास में अल्टीमेटली जो है 12,500 डेबिट साइड लिख देंगे और क्रेडिट साइड 10,000 लिख देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर पूरी एंट्री इन लोगों ने करी है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे तरीके से एंट्री करना चाहते हो तो कहते हैं कि सर आपके पास में डेबिट साइड टू कैश करके आप लिख सकते हैं 12,500 और क्रेडिट साइड बाय कैश करके 10,000 लिख सकते हैं। ठीक है, 10,000 आपके पास में। ठीक है जी, इसे भी हाईलाइट कर देते, ये चीज़ भी आपके पास में ख़त्म हो चुकी है। अगर सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है तो बस अब इक्विटी का काम ख़त्म कर देना और फिर बस सारी जनरल एंट्री ख़त्म हो जाती है, उस और कुछ तो बचता नहीं है। लास्ट में बस रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ उसकी एंट्री कर देना है, काम ख़त्म आपके पास में। क्लियर है? तो कहते हैं कि सर आपके पास में ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो अब क्या ही करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके जो भी आपके पास में हुआ इक्विटी शेयर्स की एंट्री कर देंगे और प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो एंट्री हो जाएगी। तो कहते हैं जल्दी से रियलाइजेशन अकाउंट को आपके पास में क्लोज करेंगे, तो जल्दी से मैं यहाँ पे टोटल लगाता हूँ। क्रेडिट साइड 3,25,000 प्लस 17,20,000 प्लस आपके पास में 12,000 प्लस 10,000, तो ये आपके पास में टोटल कितना आ रहा है? टोटल आपके पास में आ रहा है 20 लाख आपके पास में 67,000, 20,67,000 आपके पास में। इसके बाद आपके पास में यही टोटल यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे 20,67,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, कहता है 16,20,000 माइनस 12,500 माइनस 40,000 माइनस 12,000 आपके पास में। तो आंसर तो यही आना है, सीधी सी बात है, आंसर तो यही आना है आपके पास में 3,82,500। ठीक है, बस तरीका डिफरेंट हो सकता है। आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, आंसर तो मैच ही करना है क्योंकि कंसेप्ट तो ये अल्टीमेटली एक ही रहता है। ठीक है, तो 3,82,500 आपके पास में बन गया और कहता है कि सर ये इस बार तो आपके पास में प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल के हिसाब से आपको जो है उसे एडजस्ट करना रहता है। तो बस अब क्या करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए इक्विटी शेयर होल्डर के नाम पे क्या क्या गया है, सारी चीज़ें लिख दीजिए। तो जो भी शेयर कैपिटल बची थी और रिजर्व एंड सरप्लस बचा था वो इक्विटी शेयर होल्डर के नाम हो जाएगा और फिर होल्डर डेबिट टू आपके पास में जो भी कैपिटल आपके पास में जो दिया है वो लिख लेंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बस 2 एंट्री कर देते हैं, सबसे पहले ड्यू कर देते हैं, उसके बाद पेमेंट की बात कर लेंगे आपके पास में। सबसे पहले जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस बच गया जो आपके पास में, जो मैंने कहा था कि वहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे आपके पास में लास्ट में चला जाता है। तो कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास में डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बुक वैल्यू पे ही लिखेंगे, सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया 8 लाख। इसके बाद कैपिटल रिजर्व, सारे के सारे रिजर्व आ जाएंगे। बेसिकली कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व सारे के सारे लेने हैं आपके पास में, जितने भी आपके पास में। ठीक है, तो कहते हैं कि सर कैपिटल रिजर्व आपके पास में 1 लाख। ठीक है, इसके बाद PNL 50, PNL अकाउंट डेबिट 50। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आपके पास में स्पेसिफिक है, वो यहाँ पे नहीं आता। बेसिकली वो कहाँ चला जाता है, वहाँ पे जब रियलाइजेशन अकाउंट चला जाता है। लेकिन सर यहाँ पे एक एंट्री थी, क्या कहते हैं सर 8,000 का बना रखा था, वैसे इसका एक्सपेंस 5,000 का था। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है वो 5 का था और हमने 5 की एंट्री लगा दी थी। बाकी का मैंने क्या कहा था, वो जनरल है, तो जनरल यहाँ पे आ जाएगा। सारे रिजर्व आ जाते हैं, लेकिन वो जो आपके पास में स्पेसिफिक हो गया, स्टेट्यूटरी हो गया, वो कहाँ पे चला जाता है, वो रियलाइजेशन में चला जाता है, तो वो यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस 3,000 का, वो मैंने क्या कहा, वो जनरल आपके पास में माना जाएगा। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे आना ही आना है। कहता है वर्कमैन कंपनसेशन आपके पास में जो रिजर्व है 3,000 आपके पास में, 5,000 तो रिवॉल्यूशन में चला गया आपके पास। क्लियर है, तो ये चीज़ आपके पास में। और आपके पास में रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास में डेबिट
कितना आया था 3,82,500, जो हमने यहाँ पे लिख दिया 3,82,500, और यहाँ पे आप टोटल कर देंगे क्या सर, इक्विटी शेयर होल्डर के नाम पे। तो अब बस इनको पे करना है, ड्यू की एंट्री कर दिया, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट में वैसे भी आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट तो आपके पास में कर ही देंगे। कहते हैं कि सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है। अभी अभी निकाला सर 13,35,500 इतना पेमेंट करना है। ऑलरेडी पेमेंट हो कितना रखा है, तो कहता है परचेज कंसिडरेशन में निकाला था, निकालिए। कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी दे कितनी रहे, कहता है 11,20,000 की तो ऑलरेडी दे चुके आपके पास में। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की गई, 11,20,000 की, तो कहता है 11,20,000 की अपने पास में ये बन जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बाकी का सर जो आपके पास में बैलेंस बचा वो कैसे गया होगा, कैश से गया होगा, सीधी सी बात है। तो टू कैश आपके पास में 2,15,000 बैलेंसिंग फिगर करके। अच्छा, ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालना चाहते सर, कैलकुलेशन से निकालना चाहते हो, तो कोई बड़ी बात है क्या, आंसर इज़ नो। सिंपल सी बात है, बस केस को आप सबसे पहले देख के आइए कि केस ऑलरेडी पढ़ा कितना था। कहते हैं कि सर केस आपके पास में जो है पहले से 70,000 का पड़ा हुआ था, बस अब इसमें एडजस्ट करते जाना है, बस क्या ही दिक्कत है। ठीक है, करते जाइए मेरे साथ। कहता है 70,000 कैलकुलेटर में लिख दिया। ठीक है, 70,000 कैलकुलेटर में आपने लिख दिया। अब केस कहाँ कहाँ आ रहा है, एंट्री में देखते चलेंगे और काम ख़त्म करेंगे आपके पास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केस है, सबसे पहले केस को हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ केस है, इसके बाद कहीं केस दिख रहा है आपके पास में, हाँ जी यहाँ पे, तो हाईलाइट कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद कैलकुलेशन भी कर लेंगे आपके पास में। केस यहाँ पे है, इसके बाद कहीं केस, यहाँ पे भी केस आपके पास में दिखा था। ठीक है, तो ये केस हो गया। इसके बाद की बात करें तो सर यहाँ पे भी आपके पास में केस दिखा था, तो ये भी केस आपके पास में हो गया। बस ये यहाँ तक ही आपके पास में, तो जल्दी से बस कैलकुलेशन करना है। आप वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा भी सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर वर्किंग नोट में आप दिखाना चाहें तो यहाँ पे आप जो है वर्किंग नोट में छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। ठीक है, इन लोगों ने अकाउंट बनाया, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं कि सर ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे कि कैश का अमाउंट क्या बैलेंसिंग फिगर से आया है, तो बैलेंसिंग फिगर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफर्म करना ज़रूरी है। तो ब्रैकेट में ज़रूरी आप जो है यहाँ पे ये चीज़ आप दिखाएंगे। कहते हैं 70,000 तो बैलेंस था ही पहले से। ठीक है, अब जितना गया और आया ये ऐड और लेस कर देंगे आपके पास में। जर्नल एंट्री में चले जाएंगे। सबसे पहले कहता है कि सर केस आया है 2 लाख रुपए का, तो ऐड कर देंगे सर 2 लाख आपके पास में। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है सर, केस गया है 12,500। ठीक है, गया तो आपके पास में लेस कर देंगे 12,500। इसके बाद कहता है कि सर केस आया है 10,000 का, तो ऐड कर देंगे 10,000 आपके पास में। इसके बाद कहीं केस कहता है कि हाँ जी यहाँ पे भी केस आपके पास में गया, तो माइनस कर देंगे 12,000। उसके बाद बताइए, कहते हैं कि सर एक बार आपके पास में अब एक ही बचा है। कहता है केस आपके पास में गया है तो माइनस कर देंगे 40,000। ठीक है, इसका आंसर निकालिए, क्या 2,15,500 आ रहा है, मतलब कि ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल रहा था क्या यही आंसर आ रहा है, एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। 70,000 प्लस 2 लाख आपके पास में, माइनस 12,500 प्लस 10,000 आपके पास में, माइनस 12,000 और माइनस 40,000। क्या आंसर मैच हो रहा है? बिल्कुल सर, आंसर मैच हो रहा है। क्यों नहीं होगा, वही चीज़ होती है सर, कोई डिफरेंट चीज़ें थोड़ी ना होने वाली है, कोई डिफरेंट चीज़ें थोड़ी ना होने वाली है। तो अल्टीमेटली आपके पास में इक्विटी शेयर होल्डर को जो है ये केस वो केस सारा केस मिला के टोटल आपके पास में 2,15,500 वो दिया है, और कैपिटल तो आपने जो है वो दी है, वो तो आपको पता ही है 11,20,000 की। ठीक है, तो सारे केस ज़रूरी जो भी आपके पास में है चला मिला के आपके पास में ये चीज़ आपके पास में हो जाती है पेमेंट के हिसाब से। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुई? यहाँ पे आपके पास में ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है बेसिकली। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ख़त्म हो जाता है, सिंपल सा यहाँ पे था, कुछ बड़ी बात नहीं थी। ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाती है करके। ठीक है जी, चलिए इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लेंगे।